हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया है क्लास 12th मैथ्स का, उसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे शॉर्ट टाइप का। तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया था और आप लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले सवाल नंबर 21 से लेकर सवाल नंबर 30 तक। आज शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसको आज हम आपको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पहला नंबर सवाल यानी कि सवाल नंबर 21 कि सदिश इतना और सदिश इतना का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इतना एंड v बराबर एक वेक्टर है। मतलब यह कि आपको दो वेक्टर दिया गया जिसमें सदिश गुणनफल कहा जा रहा है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रोडक्ट जो है दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे इसमें डॉट नहीं पूछ रहा बल्कि क्रॉस आपको निकालना है। तो देखिए सवाल आप लोगों के सामने में ये बराबर आप एक बार चेक कर लीजिए कि वेक्टर ए बराबर देख लीजिए। वेक्टर ए बराबर है, अच्छा थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। हाँ अब देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप यहाँ पर लिख दिए हैं और b बराबर माइनस 7i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, और इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं आप सबको याद होगा, a क्रॉस b, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट पूछ रहा है सदिश गुणनफल, यही अगर अदिश गुणनफल पूछता तो हम a डॉट b निकालते। तो आपको याद होना चाहिए बउआ से इस तरह से लिखते हैं, पहला में i, दूसरा में जे और ये वाला में के। तो पहला रो में तो आप जानते हैं ना आई जे के लिख देते हैं और उसके बाद दूसरा जो रो में ना ए का मान लिखते हैं, दूसरा और तीसरा जो रो है उसमें बी का मान। तो इसमें से मान निकाल के रख दीजिए 2 माइनस 3 माइनस 5 और उसके बाद ये वाला मान रख दीजिए माइनस 7 6 और 8। बस आपको इसको एक्सपेंड कर देना है और आसानी से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा एक्सपेंड भी करते हैं। तो पहले आई को झांक दीजिए और झांकिए और थोड़ा सा इस तरह से सूतल खाड़ा डिलीट कीजिए। सूतल खाड़ा डिलीट हो गया तो क्या बचा -3 -5 6 और 8। बीच में माइनस का साइन होता है ये वाला जे, और जे को भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो जे को डिलीट करेंगे सूतल और ये खाड़ा, तो क्या बचेगा 2 -5 -7 और 8। लास्ट में हम के को लिखेंगे तो के को भी डिलीट करेंगे, तो के को सूतल देखिए ये सूतल और ये खाड़ा डिलीट हो गया तो क्या बचा 2 -3 -7 और 6। अब इसको बस आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा गुना उना ठीक से कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए ये वेक्टर आई और इसको गुना कीजिए तो माइनस में 8 3 24, बीच में माइनस का साइन होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 30 माइनस जे तो रहेगा, इसको भी गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 माइनस फार्मूला से होता है और 7 5 35 माइनस माइनस प्लस तो 7 5 35 माइनस में रहेगा और प्लस में ये के तो रहेगा, इसको थोड़ा गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12, बीच में माइनस का साइन होता है तो ये 7 21 प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस से रहेगा तो 7 21 इस तरह से। ठीक है, अब बस अब इसको जोड़ घटाव कीजिए तो 30 में से 24 को घटाइएगा तो 6i और 16 में से 35 घटाइएगा तो बउआ तो माइनस में आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 16 दूना 32 16 3 19 यानी कि 16 19 जे आ जाएगा और 12 में से 21 को घटाएंगे तो 12 8 20 और यानी कि माइनस में आएगा ना, 12 में से 21 घटेगा तो माइनस में 9 के, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो बस आपको करना क्या था, इसमें क्रॉस वेक्टर निकाल देना था। तो ये सवाल तो आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते थे और 2 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते थे। बस आपको ए क्रॉस बी लिख देना है। पहला में आई जे के लिखा जाता है, दूसरा में क्या लिखा जाता है, इसका मान 2 -3 -5 और इसमें -7 6 और 8। बस इसको एक्सपेंड कर दीजिए और आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता है और हमको नहीं लगता है कि आप लोग को डाउट होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा थोड़ा सा जूम कर दिया जाए ताकि आपको दिखाई दे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स अपीयर्स, मतलब ठीक 2 गो चित आना चाहिए। तो इस सवाल को हम 2 तरीका से आपको बताएंगे, आप भी 2 तरीका से बना सकते हैं, एक सिंपल मेथड से और एक बर्नौली ट्रायल्स जो है उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए इस पेज को पलटते हैं थोड़ा सा, देखिएगा
तो सवाल पहले आप सुन लीजिए ध्यान से, क्या कर रहा है, एक सिक्का को 3 बार उछाला गया ना, तो 2 तरीका से हम इसको बनाते हैं। पहले एक सिंपल मेथड से बनाते हैं, जैसे 3 बार उछाला गया तो आप इस तरह से लिख दीजिए, 3 सिक्का को उछाल दिया है तो भाई 3 सिक्का को उछाल दिए। आप इसको गुना कर सकते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 2 बार में पहले वो कीजिए तो एच एस ऐसे लिख देते हैं, एच टी इस तरह से, और फिर आप लिख सकते हैं टी एच, और फिर आप लिख सकते हैं टी टी, ठीक है। और ये वाला बेचारा एच और टी रहेगा। इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य रख के समझते रहिएगा। एच उठाएंगे, तीनों में चारों में सटा देंगे तो एच एच एच, एच टी एच एच और टी टी एच, ठीक है। और ये सब में अब टी सटा देंगे, तो देखिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, टी सटा दीजिए, चलिए नीचा से ही लिख देते हैं, टी सटाएंगे तो एच एच टी टी और फिर टी एच टी और टी टी टी, ये वाला। तो टोटल क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सिक्का को अगर हम 3 बार उछालें तो टोटल 8 गुना आएगा, तो कह सकते हैं नंबर ऑफ फेस बराबर 8। और पूछ क्या रहा है, तो वो कह क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से कि ठीक इसमें 2 गो चित्त चाहिए, 2 गो शीर्ष चाहिए, और शीर्ष को चित्त बोलते हैं ना, हेड्स मतलब चित्ते होता है, तो 2 गो इसको चाहिए। तो 2 गो वाला आप गिन लीजिए इसमें कौन कौन है, सिर्फ 2 गो वाला, तो इसमें तो 3 गो है, ये 2 गो चलेगा, यानी एच टी एच चल सकता है। इसमें 2 गो है तो टी एच एच चल सकता है, ये न चलेगा, ये चलेगा, एच एच टी चलेगा, और कोई तो 2 गो न है तो न चलेगा, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए कि नंबर ऑफ ई बराबर कितना आया, 3 गो है ना, 1 2 3। और अब बताइए प्रायिकता का मान आप जानते हैं एन बट्टा एन एस, और एन का मान देख लीजिए 3 और एन एस का मान यहाँ पर 8 है, तो ये रहा आपका आंसर। सिंपल ये मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन ये तो हो गया बउआ बेसिक वाला बात कि ऐसे आप बना सकते थे। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक बर्नौली ट्रायल्स जो हमने आपको बताया था पहले भी, इस नियम से भी आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, देखिएगा इसको सेकेंड तरीका से आप बना सकते हैं, यानी कि 12th के मेथड से। देखिएगा कि आप बर्नौली ट्रायल्स में ऐसे बताया गया था ना, एक सिक्का को एक बार से ज़्यादा मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 20 बार बीगा जाता है, उस नियम से। तो कै बार बीगा गया, 3 बार, तो आप लिखिएगा एन के मान 3। और आप क्या करा, हेड आना चाहिए ठीक 2 बार, तो हेड आने की प्रायिकता को सफलता मानिए, तो सफलता की प्रायिकता को पी बोलते हैं और असफलता की प्रायिकता को क्यू बोलते हैं, ये बात तो आपको याद होगा। तो सफलता कब होंगे, जब हेड आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता आप जानते हैं 1/2, और क्यू का मान निकालने के लिए 1 में से 1/2 घटा लेते हैं तो 1/2 आएगा, ठीक है। और आपको एगो फार्मूला बताए थे, पी एक्स बराबर होता है एन सी एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स इंटू पी के पावर एक्स, ये वाला फार्मूला भी आपको याद होगा। तो एन का मान क्या है, 3 बार उछाला था 3 सी एक्स, और क्यू के मान तो 1/2 है, पावर में क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स, क्योंकि एन का मान 3 है, और पी का मान भी 1/2 है, पावर एक्स रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए, अब आप बताइए कि ये 3cx तो रहेगा, ये आधार समान है बउआ, तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो 1/2 के पावर क्या लिखेंगे, x तक कट जाएगा तो 3 रह जाएगा। तो ये तो आपका सिंपल सा px का वैल्यू है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, कै गो कह रहा है, तो ठीक 2 गो कह रहा है, तो x का मान आप 2 रख दीजिएगा। तो जैसे ही इसमें x2 कह रहा है ना, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि कै गो कह रहा है, ठीक 2 बार शीर्ष आना चाहिए, तो ठीक 2 बार मतलब 2 गो, तो x के मान 2 रख दीजिए इसमें, तो 3c2 और 1/2 के पावर क्यू। और बस अब 3c2 का मान निकाल लीजिए, तो 3 2 बार लिखना है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुने 2 और नीचा में 2 गुने 1, और 1/2 का क्यू कितना होता है 1/8, काट कुट कर दीजिए, 2 से 2 गए हो तो बता दीजिए कितना बचा बउआ सा, तो 3 में 1 से 3, यानी 3/8 आपका ये रहा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे, ये बर्नौली ट्रायल्स का यूज करके आप बना सकते हैं। आप चाहते तो सिंपल मेथड से इस तरह से भी आप बना सकते थे, जो हमने आपको ये वाला मेथड्स इस्तेमाल किए, ठीक है। तो अब दोनों तरीका में से जो आपको आसान लगे, परीक्षा में जो जल्दी आपसे बन जाए वो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा, अब आप लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बउआ से, थोड़ा सा जूम करके आपको इस क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिएगा, सवाल नंबर 23 है, निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करें। निम्न व्यवरोध में दिले है x + y छोटा बराबर 8, x बराबर 0, y बराबर 0 के अंतर्गत z बराबर इतना का अधिकतम मान ज्ञात करना है। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट 2 में कंस्टेंट ये दिए हुए, ठीक है। तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, जो 2 नंबर का सवाल पूछा है, यही सवाल 5 नंबर का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं, थोड़ा सा पेज को पलटते हैं। देखिए पेज को पलटा जाए, देखिए तो सबसे पहले तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग को इसको जूम कम कर देते हैं। अब हाँ,
अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को लिख लिए। जेड क्या है, 5x + 6y है, और एगो x + y छोटा बराबर 8 है। और ये सवाल आप पकड़िएगा जरूर, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप इस सवाल को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ जो कंस्ट्रेंट्स जो रहता है ना, इसी को बनाया जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x + y बराबर करके लिख दीजिएगा, और बराबर के बाद जो रहेगा ना उसको लटका दीजिएगा। जैसे x के बट्टा में 8 आ जाएगा, y के बट्टा में 8 आ जाएगा, और बराबर 1 बचेगा। तो x 1 8 पर कटा है, तो बस आप यहाँ से ग्राफ खींचना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, ये वाला ग्राफ हो गया। इसको जल्दी में आप ग्राफ खींच सकते हैं। x 8 पर कटा है ना, तो 8 मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 8,0 है। x पर y भी 8 है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये है 0,8। ठीक है, और ये दोनों लाइन को आप मिला दीजिए, तो ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, तो एगो लाइन तो आप इस तरह से आराम से खींच सकते हैं। तो एगो तक खींचा गया। और रही बात कि यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन देखिएगा, छोटा का साइन है ना, तो छोटा है तो बिलो आइएगा, नीचे तरफ आइएगा। ठीक है, नीचे तरफ आइएगा। और ये दोनों भाई जो क्या कहता है, x का मान 0 से बड़ा है मतलब प्लस में, और y का मान बड़ा 0 से है तो प्लस में। यानी कि पहला घर में ही आपको पेंटिंग करना है। तो पहला घर में हमने पेंटिंग कर लिया, नीचे इधर नहीं आएंगे, ना इधर आएंगे, ना इधर आएंगे। तो अब बताइए, जो पेंटिंग हुआ है बउआ, कई गो पॉइंट से घिरा हुआ है। एगो 0 0 से घिरा हुआ है, एगो 8,0 से घिरा हुआ है, और एगो मान लीजिए 0,8 से घिरा हुआ है। तो इस तीनों पॉइंट को ना बारी बारी से जेड वाला में रखिएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आप बना सकते हैं। एगो बक्सा बना लीजिएगा। ठीक है, तो बक्सा में ये लिखिएगा पॉइंट पूरा। अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो ऐसे रहेगा, जेड बराबर क्या लिखेंगे, 5x + 6y। और इसमें आपको 3 गो जो पॉइंट आया है ना, तीनों पॉइंट को आप आराम आराम से रख दीजिएगा। एकदम 0 0 रखिएगा, और एक बार कितना रखिएगा, a यानी 8,0, और एक बार रखिएगा b यानी 0,8। तो बारी बारी से 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 0 0 तो 0 आएगा ना। 8 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, और ये तो 0 हो जाएगा। 0 यहाँ रखेंगे, और ये 8 × 6 कितना आएगा, 48। और पूछ रहा क्या था बउआ, मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो a है ना। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना आएगा, 48। किस पॉइंट पर आया से तनी बता देना, 0,8 पर। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अतः z का महत्तम मान या अधिकतम मान भी लिख सकते हैं। अधिकतम मान कितना होगा बुआ, 48 है। किस बिंदु पर, तो 0,8 पर। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर आया। बस इतना बनाते हैं तो 2 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आराम से ही बना सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट सवाल, कि देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, दिखेगा आप लोग। देखिए कि r बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करिए। ये बड़ा सस्ता सवाल है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r बराबर 6 सेंटीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। कि r के सापेक्ष इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको निकालना है जब r के मान 6 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल को तो आपको पकड़ना बनता था। और देखिए, इसको पहले साइड कीजिए, पेज को देखिएगा। सवाल पहले आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा जूम कम कर दिया जाए। हाँ, अब आ जाइए, देखिएगा ध्यान से कि आपका सवाल क्या था पहले, कि 6 सेंटीमीटर। तो एगो पहले आप वृत्त बना सकते हैं, ज़्यादा समझदारी के लिए एगो वृत्त बना लिए। तो वृत्त का रेडियस कहाँ है उससे छोड़िए, और r मान लीजिए रेडियस है। तो आप सब लोग जानते हैं ना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ। पहले आप सब देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछ रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, dA/dr बराबर वाट है। और जब कह रहा है r के मान क्या सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और a क्या है, तो एरिया है। तो आप लिखेंगे, चूंकि देखिएगा एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल आप मान लीजिए कुछ, तो क्षेत्रफल को आप मान लीजिए a है। तो आप सब जानते हैं ना कि a बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना बउआ। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, r के रेस्पेक्ट में। तो d/dr इधर भी लगा दीजिए, d/dr, और ये बेचारा πr² रहेगा। अब आप देखिए, पाई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, r से r सेम है, तो r² का डिफ्रेंशिएशन 2r कितना है, यानी कि 2πr। तो डिफ्रेंशिएशन तो आप निकाल लीजिए। इसी में आपसे क्या पूछ रहा था, r के मान 6 सेंटीमीटर रखना था, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो इससे आपका dA/dr बराबर कितना आएगा, 2π × 6, 6 × 2 = 12 पाई
सेंटीमीटर, और याद रखिए इसका यूनिट लिखना होता है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और आर रेडियस है तो रेडियस का सेंटीमीटर होता है, और ये रहा आपका आंसर। बस इतना बनाइए, 2 नंबर पाइए। और ये तो लगता है बड़ी आसान सवाल था, क्योंकि आर के सापेक्ष कह रहा था वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना होगा जब आर के मान 6 सेंटीमीटर। तो ये सवाल तो हमको लगता है बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपका ये है 25 नंबर की, मान ज्ञात करना है। वेक्टर है, एक डॉट के बाद फिर वेक्टर है, क्रॉस के बाद वेक्टर है, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालते हैं देखिए। तो सबसे पहले मान लीजिएगा इसको पहले वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी और वेक्टर सी। चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो हमने लिख लिया है, तो आप इसको बात को समझिएगा ध्यान से। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, चलिए हटा देते हैं इसको। तो इसको वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी और वेक्टर सी मान सकते थे, तो मान लीजिए आप, मन है तो मान ही लीजिए कि वेक्टर ए बराबर कितना मानेंगे बउआ, -2। आई कैप में भी लिख सकते हो, बेचारा हमेशा क्वेश्चन जो है कैप में ना लिख के वेक्टर में लिखते हैं आपके इसमें। चलिए वेक्टर में ही लिख देते हैं 3 - 4k, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर आप किसको लिखेगा, ये वाला 3i - 6j। फिर कैप में आदत है इसलिए कैप लिखा जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे फीलिंग को, है ना। सी बराबर इसको मान लीजिएगा वेक्टर i 3j और +2k, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, इतना। तो आप याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, ये वाला वेक्टर ए डॉट और ये क्या है, बी और सी है ना, तो बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब होता है साफ आप ऐसे निकाल लीजिए एक डिटर्मिनेंट के मेथड से। और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, पहला का ए का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, तो ए का मान देख लीजिए -2, 3 - 4, और फिर बी का मान देख लीजिए क्या है, 3 - 6 और +6, और सी का मान देखिए तो 1 - 3 और 2, ठीक है। बस याद रखिए ए का मान पहला का लाइन में, बी का मान दूसर का लाइन में, सी का मान तीसर का लाइन में। कब, जब एगो डॉट और एगो क्रॉस रहेगा ऐसा क्वेश्चन, तब आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मान निकालने के लिए आप सोचिए, इसको तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रॉपर्टीज कोई लगा कर देख लीजिए, अगर कोई फायदा उदा हो जाए तो अच्छी बात है। तो ई लाइन से देखिए, तो इस लाइन से कुछ कॉमन उमन हो रहा है क्या, ध्यान से देखिए। तो इस लाइन से हमको लगता है कॉमन हो सकता है, तो -2 आप ना खींच लीजिए, 2 आप खींच लीजिए इस लाइन से, थर्ड कॉलम से। तो इधर तो -2, 3, 1, और ये आपका 3 - 6 - 3 रहेगा। इसमें से 2 खींचे हैं तो -2, और यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 1। क्या ये सही है बुआ, देखो तब क्या आप इस लाइन में से 2 खींच सकते थे ना, तो खींच लिए, तो 2 खींच लिए, तो आप देखो तो ये 2 गो भाई जो कॉलम बराबर हो गया। तो 2 गो कॉलम अगर बराबर होता है तो पता है ना इसका मान 0 हो जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर ही आना चाहिए था 0। इस तरह से अगर मान लीजिए प्रॉपर्टीज आप नहीं लगाते तो बस इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, आंसर एकदम फिक्स है, 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। कम से कम उतना तो आप तो करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 25 नंबर कंप्लीट हुआ बुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, यानी कि 26 नंबर सवाल। ये देखिएगा 26 नंबर सवाल आपका ये है कि गॉफ और फॉग का ज्ञात करें, है ना। गॉफ और फॉग ज्ञात करना है जब एफ एक्स का मान देले हैं और जी एक्स का मान देले हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा ज्ञात करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज लाया जाए। देखिएगा सबसे पहले क्या है कि एफ एक्स का मान बुआ 8x क्यू देले है, जी एक्स का मान x के पावर 1/3 देले है, गॉफ और फॉग पूछ रहा है। तो सबसे पहला सवाल देखिए, गॉफ निकालते हैं तो याद रखिएगा इसको परिभाषित इस तरह से किया जाता है, g × f(x), ऐसे, ठीक है। g ऑफ f है ना, तो लिख देंगे g × f(x). अब आप देखिए g जो है ना, इस g को आप छोड़ दीजिए और f(x) का मान पहले आप रख दीजिए। तो f(x) का मान कितना है बुआ, 8x3, ठीक है। अब आप बताइए g के बाद कुछ और आता है तो x से पढ़ते हैं ना, तो इसको gx पढ़िए तनके देर के लिए। तो gx जैसे पढ़े तो आप यहाँ चल लाइएगा, और gx का मान बुआ यह ना है x के पावर 1/3, तो x के पावर 1/3 न लिखे आप क्या लिखेगा, 8x3 के पावर 1/3। क्या ये मेरा बात आप समझ? फिर से पहले हम जी एफ बराबर क्या लिखेंगे, g × f(x), ये f(x) है तो f(x) लिख देंगे, और f(x) का मान आप रख दीजिएगा यहाँ से देख के। तो अब इस क्या हो गया, gx हो गया। तो gx ना इसको gx पढ़ेंगे ना, तो gx जैसे ही पढ़े तो gx ये है ना x के पावर 1/3, तो यहाँ x है तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ जैसे ही 8x3 रखेंगे तो यहाँ पर भी ना 8x3 रखिएगा, तो यहाँ पर 8x3 पावर में 1/3 रहेगा। अब बस आप इसको आप बना दीजिए थोड़ा सा कैसे करके। तो देखिए 1/3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x के पावर क्यू होल टू दी पावर 1/3, ऐसे कर सकते हैं ना। तो क्योंकि 3 से 3 तो बर्बाद हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2x। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 8 के घनमूल 2 होता है और x3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x आएगा, ठीक है। और एक और सवाल है बुआ, फॉग। चलिए फॉग को निकालते हैं।
एक प्रचार आ रहा था फॉग, जो बहुत ज़्यादा चला था, है ना, याद होगा आप लोगों को। फॉग ऐसे लिखते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। अब एफ छोड़ दीजिए, जी एक्स का मान इस बार लिख दीजिए। तो जी एक्स का मान कितना होगा, एक्स के पावर 1/3, ठीक। तो इसको थोड़ा सा पढ़िए आप, पहले एफ पढ़िएगा, एफ एक्स पढ़िएगा ना, तो एफ एक्स जैसे ही पढ़िएगा तो यहाँ पहुँच जाइएगा। तो एफ एक्स बराबर ये है ना 8x के पावर 3, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ x है, लेकिन x के जगह आपके पास कितना है, x के पावर 1/3। तो जहाँ इसमें x है ना तो वहाँ लिखिएगा 8 इंटू एक्स के पावर 1/3, ई एक्स के जगह इतना, अब पावर में 3 है तो 3 रहेगा। ये 3 से 3 बर्बाद हो जाएगा, तो 8 में 1 से, तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर 8x आएगा। और ये रहा आपका आंसर। और ये एक गॉफ और फॉग के रिलेटेड आपका सवाल ज़रूर पूछता है, मैक्सिमम एग्जाम में आपको ये सवाल पूछ ही लेता है, ठीक है। कभी हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन ज़्यादातर आपको इस तरह के सवाल एक पूछता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बउआ सब। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट सवाल आपको 27 नंबर, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखे। 27 नंबर देखिए, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हों कि पी बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पी ई बाई एफ ज्ञात करिए। तो बड़ा सस्ता सवाल है, इसको तो आपको पकड़ना बनता था। ई और एफ आर इवेंट सच डैट पी बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, देन फाइंड पी ई बाई एफ। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा सवाल है। चलिए इस सवाल को तो आप लोगों को पकड़ना बनता है, परीक्षा में अगर आता है तो इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए यहाँ से सवाल आप लोग देख लीजिए, जूम कम कर देते हैं ताकि आपको दिखे। हाँ देखिएगा कि P बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ 0.2, तो ई बाई एफ पूछ रहा है। तो बउआ याद करो, ई बाई एफ का तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही है, ऊपर में इंटरसेक्शन और नीचा में जो बट्टा में रहता है वो बट्टा में लिखते हैं, तो पी एफ, ठीक है। बस मान रख दीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ देखो बउआ कन्ने हो 0.2 देले है तो 0.2, और पी एफ भी दिल ही है 0.3 तो 0.3। अब इसको दशमलव काट दीजिए तो आपका आंसर आएगा 2/3, और ये तो सिंपल सा आंसर हो गया है ना। दशमलव से दशमलव काट देंगे तो 2/3। ये 2 नंबर आपको, ये क्वेश्चन तो आपको पकड़ना बनता था। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका है 28 नंबर बउआ, कि देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योगफल 9 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यह भी एक सिंपल सा सवाल है। दो पासा को आपको बीगना है और जो प्राप्त अंक होगा ना उसको जोड़ कर या तो 9 पूरे या तो 11 पूरे, मतलब 9 वाला भी चलेगा और 11 वाला भी आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इस 2 पासा को बीगते हैं, इसी पर देखते हैं। तो पहले आप बताइए, 2 जब पासा बीगिएगा तो पहला का पासा पर 1 से लेके कै तक होता है, 6 तक होता है ना। और दूसरा का पासा बीगिएगा भाई तो उस पर भी 1 से लेकर 6 तक ना होगा। तो आप हमको बता दीजिए कि नंबर ऑफ एस कितना होगा, 6 गुने 6, यानी कि कह सकते हैं 36, है ना, होगा ना 36 को। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, कह रहा है 9 पूरना चाहिए या 11 पूरना चाहिए। तो 9 वाला के पहले देखो तो बुआ केकरा केकरा होगा, तो आपको इसमें से एगो लेना और इसमें से एगो लेना है, 9 पुराना है। तो आप 9 कैसे पुरा सकते हैं, 3 6 कर सकते हैं, या 6 3 भी कर सकते हैं, 5 4 कर सकते हैं, या 4 5 कर सकते हैं। और कोई सोचो तो बउआ 9 पूरेगा, 7 और 2 7 तो होता नहीं है ना। ऐसा दिमाग मत लगा लीजिएगा कि 7 2 9 होता है, ठीक। और तो हमको लगता नहीं पूरेगा। अब कह रहा था 11 भी ना, तो 11 भी आप देख लीजिए, तो 11 किसको किसको पुराएगा, तो 6 5 पुरा सकता है, तो या 5 6 भी पुरा सकता है ना। तो 5 6 और 6 5, और तो कह रहा है कुछ नहीं 11 पुराना है, तो और तो कोई है नहीं कि 11 पूरेगा। चलिए इसको बंद कर दीजिए। तो ये आपका इवेंट हो गया। तो बताइए नंबर ऑफ ई कितना आएगा, तो नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 गो, तो 6 गो लिख दीजिएगा। और प्रायिकता पूछ रहा है तो बस पी बराबर लिख दीजिए नंबर ऑफ ई और बट्टा में नंबर ऑफ एस, यानी कि 6/36 काट कुट कीजिएगा तो 1/6 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा सस्ता सवाल था, हमको लगता है आपको पकड़ना बनता था। ये दोनों सवाल आसान ही था, 27 नंबर और 28 नंबर दोनों प्रायिकता का सवाल था, दोनों आप आसानी से बना सकते थे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बउआ। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अब आप लोगों का सवाल थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका 29 नंबर की एक इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, चलिए इस सवाल को भी बनाते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा पेज को पलटा जाए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बउआ 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर सवाल में आपको जूम कम कर दिया जाए। हाँ देखिए, तो ये 29 नंबर सवाल आप लोग देखेंगे क्या है कि इंटीग्रेशन 1 से 2 रूट अंडर लॉग एक्स बटा एक्स डी एक्स। यह भी आसान सवाल है क्योंकि आपको बताए थे कि ऐसा एगो फंक्शन है जिसको आप टी मानिए आसानी से बन जाए। तो आप इसको तो एकता 7.10 पर भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लीजिए, बाद में लिमिट रख दीजिए। चलिए तो इसमें मानना होगा बउआ
रूट वाला को मान लेते हैं, log x को t मान लेते हैं। तो बता हुआ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log x d बटा डी एक्स log x बराबर हो जाएगा इधर dt बटा डी एक्स। सही है। अब बताओ log x का डिफ्रेंशिएशन जानता है ना, 1/x होता है और इधर बेचारा dt/dx रहेगा। इसको क्रॉस उरस गुना कर लीजिए तो dx बराबर इससे गुना करेंगे तो x dt आएगा। ये तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए लिमिट जो है ना, लिमिट को आप चेंज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बनाने के बाद भी लिमिट को आप रख सकते हैं। तो चलिए हम लिमिट को छोड़ देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा लेकिन कि आपको x t के जगह नहीं रखना है, बल्कि log के जगह x के जगह 1 से लेकर 2 तक रखना है, ठीक। तो 1 से 2 ही छोड़ देते हैं। इसको देखिए, इसको आप t माने हैं तो इसको लिख दीजिए √t और बट्टा में बउआ ये x रहेगा गुना और dx का मान x dt आप लाए थे। x बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद होने के बाद बउआ देखो तो क्या बचेगा आपका, 1 से 2 तो लिमिट है और √t dt है, तो √t dt। बताइए तो बउआ √t का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, √t का मतलब होता है t के पावर 1/2 और dt, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप जानते हैं कि पावर में 1 जोड़ते हैं तो 3/2 और 3/2 रहेगा और लिमिट कितना से कितना, 1 से 2। लेकिन याद रखिएगा यहाँ t के मान मत रख दीजिएगा, क्योंकि आपको लिमिट चेंज नहीं किए हैं। तो log t के जगह पहले log x रखिएगा तब x के जगह ये लिमिट रखिएगा, ठीक ना। तो ये वाला पलटी मार दीजिए तो 2/3 पलटी मार जाएगा और t के जगह रख दीजिए तो log x। अब पावर में आपका कितना है बुआ, 3/2 और लिमिट है 1 से लेके 2 तक, ठीक। अब आप आराम से इसमें मान रख सकते हैं। तो देखिए 2/3 बेचारा बाहर है, अब इसमें 2 रख दीजिए तो log 2 के पावर 3/2 माइनस अब 1 रखिए तो log 1 के पावर 3/2 इस तरह से, ठीक है। और आप थोड़ा सा बात एगो याद कर सकते हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं log 2 तो log 2 रहेगा बेचारा, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन log 1 का मान जानते हैं 0 होता है और 0 के पावर कितना होता है, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। इसको बस गुना करके लिख सकते हैं 2/3 log 2 होल टू दी पावर 3/2 और यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको लगता है आप आसानी से बना सकते थे। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि log x को आपको t मान लेना था। मानने के बाद ये तो आराम से कट ही जाएगा। कटने के बाद इंटीग्रेशन, यहाँ रूट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 1/2 रूट मत लिख दीजिएगा, वो डिफ्रेंशिएशन होता है। रूट हटाए तो पावर 1/2 चढ़ाएं और 1/2 में अगर इंटीग्रेशन करें तो 1 जोड़ेंगे तो 3/2 ये पलटी मारेगा तो 2/3 हो जाएगा और t के जगह आप पहले log x रख देंगे तब आप अपना लिमिट रखिएगा। तो 1x के जगह 2 रखिएगा और 1x के जगह 1। तो log 1 का मान 0 होता है तो इसलिए 0 लिख दिए इसका, लेकिन इसका तो मान नहीं यूज करना है। तो ये log 2 के पावर 3/2 10 के 10 और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को भी आप आराम से बना ही सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल। ये रहा आप लोग के सामने में स्क्रीन पर सवाल नंबर 30 हल करना यानी सोल्व करना है। और ये देखिए 2x + 3y - 5 × dx + 3x - 2y - 1 dy = 0। ये तो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन दे दिया है। ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं है, ना ही डिफरेंशियल होमोजीनियस है, ना ही लीनियर है। ये वेरिएबल सेपरेबल पर ही दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। हाँ अब देखिएगा गौर से। पहले क्वेश्चन तो हम देख लीजिए, 2x + 3y - 5 × dx + 3x - 2y - 1 और dy = 0। तो ऐसे तो डायरेक्ट ये वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं रहा, तो पहले आप क्या कीजिए, ब्रैकेट तोड़ कर देखिए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो 2x dx और 3y dx है ना, dx है, माइनस में 5 dx प्लस में इसको गुना कीजिए तो 3x dy माइनस में इसको गुना कीजिए तो 2y dy और इसमें गुना कीजिए तो माइनस में dy अब बराबर में 0, ठीक है। ये बात तो समझ गए होंगे। अभी हमने क्या किया, सबको पहले ब्रैकेट तोड़ दिया। अब सोचिए केकर इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है ना कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि y है और यहाँ x है, तो इसका तो न होगा, इसका हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो जरा न होगा ना ओकरा पहले पकड़ तब बउआ, केकरा नहीं होगा, एकरा नहीं होगा और नहीं एकरा होगा, तो दोनों को एक जोड़े कर लीजिए। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, y dx और इसको क्या बचेगा, x dy इस तरह से, ठीक है। और बेचारा ये सब बाद में लिख दीजिए, 2x dx इसका तो हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका भी हो जाएगा
और माइनस में डी वाई का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर 0। अब हुआ एगो एकरा तनी ध्यान दो कि पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन यू इंटू भी पर ये तोड़ सकते हैं इसको। तो इसको ना हम ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू इसको लिखेंगे तो डी इंटू एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स भी इसको लिख सकते हैं। पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना इसको, तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, दूसरा को बाहर पहला का डिफ्रेंशिएशन प्लस पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन यू इंटू भी पर इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा। और ये सब बेचारा आप 2x dx माइनस 5dx ये सब बेचारा को आप छोड़ दीजिए। बस एक को इसमें दिमाग लगाना था कि किसका इंटीग्रेशन नहीं होगा ना उसको दोनों को एक साथ लेके कॉमन लेके ये एक फार्मूला आपको लगाना था। अब बस अब देखिए सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो 3 बाहर हो जाएगा तो d इंटू एक्स वाई, 2 बाहर हो जाएगा तो x dx, 5 बाहर हो जाएगा तो dx और 2 बाहर हो जाएगा y इंटू डी वाई और माइनस में इंटीग्रेशन डी वाई और बराबर 0 का इंटीग्रेशन कीजिएगा। इस तरह से भी आप x या कुछ में कर सकते हैं। अब ये देखिए आपको याद होगा डी, देखिए डी जैसे ये वाला याद है ना आप सभी को, dx का क्या होता है सिर्फ x होता है ना बउआ। तो यहाँ d मान लीजिए इतना है तो d इंटू इतना है तो इसका क्या होगा, जैसे वहाँ y रहता है तो y लिखते हैं, x रखता है तो x लिखते हैं, t रहता है तो t लिखते हैं। तो यहाँ कितना है d इंटू एक्स वाई है तो आप लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। और प्लस 2 का 2, x का क्या होता है पावर में 1 जोड़ेंगे तो स्क्वायर बाई 2 और माइनस में क्या होगा dx है तो dx का x से लिखते हैं ना तो x लिखेंगे -2 और y का क्या होता है y स्क्वायर बाई 2 एक जोड़ेंगे तो और माइनस में dy का फिर y लिखेंगे और बराबर 0 का तो बेचारा 0 होता है और कांस्टेंट उसमें जोड़ दीजिए, इधर ही जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 से 2 बर्बाद, 2 से 2 बर्बाद तो आएगा 3xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और बराबर में कांस्टेंट और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते थे। ये थोड़ा सा जटिल टाइप का प्रश्न भी था, लेगा इसमें तो फंस जावे करता है ना। तो बस आपको करना क्या है कि 30 को सवाल में पहले सिलेक्ट करना है, जो आसान आपको लगे पहले आप सवाल को देखिएगा ज़रूर, सवाल जो आसान लगे उसी को पहले आप सिलेक्ट कीजिए, उसको पहले बना लीजिए। 15 को सवाल आपको सिलेक्ट करना है, आसान सवाल हमको लगता है, उम्मीद है कि आपको सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो भी आसान लगे उसी को पहले बना लीजिए, 9 बनने 15 को तब जाकर आप भारी को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आज का शॉर्ट टाइप्स जो एक नंबर से लेकर 30 नंबर तक हमने आपको बता दिया है। 2 वीडियो पहले ही बताया है और आज हमने आपको 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक कंप्लीट करवा दिया है। तो फिर हमको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट यानी कि जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के अंक को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।